बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द फिजिक्स स्कूल। स्टूडेंट, मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर मुदस्सिर हुसैन और आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है चैप्टर 14 सिंपल हार्मोनिक मोशन से फेज़। स्टूडेंट, आज इस फेज़ से मुतल्लिक बात करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन से मुतल्लिक जो प्रीवियस लेक्चर में हम डिटेल से बात कर चुके हैं, तो ये लेक्चर अच्छी तरह से समझने के लिए उन लेक्चर्स को एक बार ज़रूर देखें जिनका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेज़ की डेफिनेशन से पहले हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट से मुतल्लिक बात करते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की डेरिवेशन से मुतल्लिक एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का ये फार्मूला हमने ड्राइव किया था, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस थीटा। स्टूडेंट, यहाँ पे x जो था ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, एक्स नॉट को हमने एम्पलीट्यूड बोला था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था, और कॉस थीटा, थीटा जो है ना यहाँ पे ये हमारे पास फेज कहलाता है। अब अगर हम देखें थीटा किसके इक्वल होता है, अकॉर्डिंग टू दी फार्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन में हम एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ चुके हैं, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी। तो वहाँ से थीटा की अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो थीटा इक्वल होता है ओमेगा इंटू टी। ओमेगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है, टी यहाँ पे टाइम टेकन है। तो यहाँ पे थीटा की ये वाली वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x की वैल्यू हो जाती है एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। तो इस इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के फार्मूले में ये जो स्टूडेंट आ रहा है ना ओमेगा टी, जिसको हमने यहाँ पे थीटा के इक्वल बोला है, इस ओमेगा टी को हम फेज का नाम देते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन से मुतल्लिक बात करते हैं। ये फेज हमें क्या बताता है? अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन, the angle theta is equal to omega t, which specifies the displacement x as well as the direction of a motion of an object oscillating simple harmonic motion is called phase. स्टूडेंट, फेज जो है ना, ओमेगा टी को, एंगल को हम फेज बोलेंगे। फेज हमें किसी भी ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है उसके डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ उसकी डायरेक्शन से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। प्रीवियसली हम बात कर चुके हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, और वहाँ पे हम ये प्रूव कर चुके हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो रेप्लिका है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन दोनों एक दूसरे का एनालॉगस है, दोनों एक ही मोशन है। तो यहाँ पे फेज को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने अगेन एक सर्कुलर पाथ यहाँ पे ड्रा की है जिसका रेडियस एक्स नॉट के इक्वल है, ओ यहाँ पे इसका सेंटर है, डी ई इसका यहाँ पे डायमीटर है। स्टूडेंट, यहाँ पे सपोज करते हैं कि एक पॉइंट पी है जो अपनी मोशन इस ओ डैश पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है। ओ डैश पॉइंट जो है यहाँ पे, ये जो लाइन है ये रेफरेंस लाइन है। अगर पी पॉइंट ओ प्राइम से अपनी मोशन स्टार्ट करता है और इस वक्त यहाँ पे पहुँचता है तो सेंटर के ऊपर ये जो एंगल सबटेंड करेगा यहाँ पे, इसको हम नाम देंगे ओमेगा टी का। ये इसका फेज होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो उस केस में हमारे पास ये इक्वेशन होगी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के लिए, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। इसको इक्वेशन 1 बोला हुआ है। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी मोशन किसी डिफरेंट पॉइंट से अपनी मोशन स्टार्ट कर लेता है, लेट्स सपोज ये पी पॉइंट अपनी मोशन इस पॉइंट से स्टार्ट कर लेता है, इस पॉइंट से स्टार्ट कर लेता है, या इस पॉइंट से स्टार्ट कर लेता है, इस सर्कुलर पाथ के अलावा किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर लेता है, तो उस केस में हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि उस केस में हम ये वाली कैलकुलेशन यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये जो फाइव है ना स्टूडेंट, ये एंगल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इसको यहाँ पे हम इनिशियल एंगल बोलेंगे। ये फाइव वो वाला एंगल होगा जो ऑब्जेक्ट इस रेफरेंस लाइन ओ प्राइम के विद रिस्पेक्ट यहाँ पे ड्रा करेगा। मतलब इस रेफरेंस लाइन के हिसाब से जो अपनी मोशन स्टार्ट करेगा ना पी पॉइंट, वो जो एंगल बनेगा इस रेफरेंस लाइन के साथ ओ प्राइम के साथ इस मूविंग ऑब्जेक्ट का, उसको फाइव बोलेंगे। इसको समझते हैं। लेट्स सपोज पहले हमने यहाँ पे बोला है कि ऑब्जेक्ट ने ओ प्राइम से अपनी मोशन स्टार्ट की है और यहाँ से मूव करके यहाँ पे पहुँचा है। लेकिन अब अगर हम बोलें कि ऑब्जेक्ट अपनी मोशन यहाँ पे, ये पी पॉइंट अभी मैंने बनाया हुआ है, इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ये यहाँ से मूव करता हुआ किसी इस पॉइंट पे आ जाता है। मीन पी पॉइंट ये कोई ए पॉइंट है, ए से इस बी पॉइंट के ऊपर मूव करके आता है। उस केस में इसका जो फेज एंगल सबटेंड होगा इसको यहाँ पे हम ओमेगा टी बोलेंगे। लेकिन इस P पॉइंट का रेफरेंस लाइन ओ प्राइम के साथ ये जो एंगल बनेगा ना,
इसको हम फाई बोलेंगे। मतलब ये फाई हमारे पास रेफरेंस एंगल होगा विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लाइन ओ प्राइम। इसको हम इनिशियल फेज या इनिशियल एंगल का भी नाम देंगे। अब इसमें ये डिफरेंट केसेस बन जाएंगे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ने ए से बी तक मूव किया तो इसका फेज जो सबटेंडेड है वो ओमेगा डी है, इनिशियल फेज इसका फाई है, तो ये इक्वेशन होगी ओमेगा डी प्लस फाई। अगर उसी तरह से जैसे कि हमें ये डिफरेंट केसेस डिस्कस करने हैं कि ऑब्जेक्ट अगर अपनी मोशन ये पी पॉइंट इस पॉइंट से स्टार्ट करता है, मतलब पी पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, उस केस में इसका इनिशियल फेज विद रिस्पेक्ट टू लाइन ओ प्राइम कितना बनेगा, उस केस में इसका ये वाला फेज़ इनिशियल फेज़ होगा, ये फाई की वैल्यू होगी और ये कितना होगा आप देख रहे होंगे ये 90 डिग्री होगा। सेम उसी तरह से अगर ये ऑब्जेक्ट पी जो है अपनी मोशन सर्कुलर पाथ के किसी इस पॉइंट से स्टार्ट करता है, उस केस में रेफरेंस लाइन ओ प्राइम के साथ ये जो इसका एंगल बनेगा जिसको इनिशियल फेज़ का नाम देंगे वो हमारे पास ये वाला एंगल बन जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। सेम अगर ये पी पॉइंट अपनी मोशन इस ई पॉइंट से स्टार्ट करता है, उस केस में इस रेफरेंस लाइन के साथ इसका ये जो एंगल बनेगा उस केस में ये एंगल बन जाएगा और ये यहाँ से लेकर जहाँ तक 270 डिग्री हो जाएगा। तो यही हमने यहाँ पे डिफरेंट एंगल स्पेस पे बात करेंगे कि किस तरह से अगर हम लोग इनिशियल फेज़ को चेंज करें तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो है ना एक ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट का वो वेरी करता है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट जो केस लिया है इफ़ फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब जो इनिशियल फेज़ है ना ऑब्जेक्ट का वो 0 डिग्री है, तो मीन्स दैट पी पॉइंट कहाँ से अपनी मोशन स्टार्ट कर रहा है, इस रेफरेंस लाइन के साथ इसी पॉइंट से अपनी मोशन स्टार्ट कर रहा है, पी पॉइंट यहाँ पे है। x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस 0, ये चूँकि फाई हमने यहाँ पे 0 ली है तो ये फार्मूला हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। तो इन डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पे हम यहाँ पे ये फेज़ की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसकी कोसाइन रेशो लेंगे, तो यहाँ पे हम x की डिफरेंट पॉइंट्स टाइम इंस्टेंट पे वैल्यूज़ को ग्राफ में यहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि जब हमारे पास टाइम की वैल्यू 0 हो तो यहाँ पे ये 0 इस फार्मूले में पुट करें तो x की जो वैल्यू हमारे पास होगी x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा इनटू टी, कितना हमारे पास है 0 है, तो ये सारा फैक्टर होके 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, cos 0 1 होता है, x की वैल्यू x नॉट की इक्वल हो जाएगी। मीन अगर हमारे पास टाइम इंस्टेंट 0 सेकेंड हो तो उस केस में जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगा वो x नॉट पॉजिटिव की इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो ग्राफ बनाया है y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट लिया है, o इसका मीन पोजीशन को शो कर है और यहाँ पे x एक्सिस में हमने टाइम को कंसीडर किया है, टाइम लिया है सेकंड्स में, और टाइम के यहाँ पे हमने ये मेंशंस किया है इसकी डिफरेंट इंस्टेंट, t/4 है, t/2 है, 3t/4 है और यहाँ पे t है। तो यहाँ पे टाइम हमारे पास जब 0 था उस केस में x की वैल्यू x नॉट आ रही है, तो टाइम यहाँ पे 0 है और यहाँ पे x नॉट आ रही है, तो ये वाला पॉइंट आ रहा है हमारे पास ग्राफ के ऊपर, इसको हम यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे। उसके बाद अगर हम टाइम की वैल्यू t/4 यहाँ पे पुट करें तो ये हमारे पास इक्वेशन जो बनेगी x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस, और एक चीज़ और ओमेगा की वैल्यू भी हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, क्योंकि ओमेगा आपने पढ़ा है जो ओमेगा होता है वो हमारे पास θ/t के इक्वल होता है। फॉर अ कंप्लीट रोटेशन की बात करें तो थीटा 2π रेडियन होता है और टाइम उसका टाइम पीरियड के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओमेगा की वैल्यू 2π/t इंटू स्मॉल टी कितना है, t/4 है, t/4, t से कैंसिल, ये 2 1 2 2, ये π/2 आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स नॉट कॉस, हमारे पास हो गया π/2, कॉस π/2 हमारे पास होगा 0 डिग्री के इक्वल, तो ये सारी वैल्यू कितनी हो जाएगी x की 0 आ जाएगी। मीन x का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। देखिए जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था यहाँ पे x नॉट, और जब टाइम t/4 हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो मीन ये वाला पॉइंट आएगा t/4 टाइम पे, ये वाला पॉइंट आएगा। इस केस का मतलब ये होगा कि जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट का वो डिक्रीज़ कर रहा है। मीन जहाँ पे मैक्सिमम, जहाँ पे 0, तो यहाँ पे इसको हम डॉटेड लाइन से मिला देते हैं तो ग्राफ हमारे पास कुछ यूँ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट टाइम इंटरवल पे चेक करते हैं, t/2 जब टाइम है तो अगेन इसी फार्मूले में पुट करेंगे हम लोग, इस फार्मूले में x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस
ओमेगा की वैल्यू अगेन 2 पाई ओवर टी और स्मॉल टी किन है t/2 है, 2 से कैंसिल, ये t से कैंसिल, तो यहाँ पे कॉज पाई आ जाएगा, ये हमारे पास होगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज पाई। कॉज पाई -1 के इक्वल होता है, मीन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा -x0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब टाइम इंटरवल t/2 ले रहे हैं, ये टाइम t/2 है, उस केस में इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम तो है लेकिन नेगेटिव, तो ये नेगेटिव इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहे हैं, मीन यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट कुछ यूँ बनने वाला है। तो हम इस ग्राफ को आगे एक्सटेंड करेंगे, तो ये ग्राफ अगर आगे एक्सटेंड करते हैं हम लोग, तो ये कुछ ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा। अब अगर हम टाइम इंटरवल चेक करते हैं 3t/4, ये 3t/4 पे इसको चेक कर लेते हैं, x इज इक्वल टू x0 कॉस ओमेगा कितना है 2 पाई ओवर टी, 3t डिवाइडिंग बाय 4, t से कैंसिल और 2 1 2 2, ये हो जाएगा 3 पाई/2, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी x0 कॉस 3 पाई/2, ये हमारे पास इक्वल होता है कॉस 3 पाई/2 270 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास 0 के इक्वल होगा। मीन जब टाइम इंटरवल हमारे पास 3t/4 होगा, उस केस में हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट आ रहा है उसकी वैल्यू 0 होगी। तो हम इस ग्राफ को आगे एक्सटेंड कर देते हैं, ये इस तरह से, ये 0 वैल्यू होगी 3t/4 पे, तो ये इसकी वैल्यू 0 बनेगी, ये ग्राफ कुछ यूँ हो जाएगा, ये ग्राफ बनेगा। अब इसमें नेक्स्ट टाइम इंटरवल पे चेक कर लेते हैं हम इसको। नेक्स्ट टाइम इंटरवल हमारे पास t आ रहा है, तो अगेन इसकी वैल्यू पुट करें x0 कॉज 2 पाई ओवर t, और ये हमारे पास टाइम t है, t से कैंसिल, तो x हमारे पास इक्वल हो जाएगा x0 कॉज 2 पाई, कॉस 2 पाई 360 होता है जो कि 1 के इक्वल होता है, मीन डिस्प्लेसमेंट x की वैल्यू कितनी हो जाएगी x0 की इक्वल हो जाएगी। मीन जब टाइम इंटरवल t है ना हमारे पास, उस केस में डिस्प्लेसमेंट इंस्टेंटेनियस मैक्सिमम x0 आ रहा है, तो x0 यहाँ पे मीन ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसमें ग्राफ को अगर हम लोग एक्सटेंड करते हैं यहाँ से, तो ये कोई ग्राफ बनेगा, ये हमारे पास वेरिएशंस होंगी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की विद रिस्पेक्ट टू दिस टाइम इंटरवल इफ़ द इनिशियल फेज इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये हमारे पास स्टूडेंट ग्राफ बनेगा। अब हम नेक्स्ट भी इसी तरह से चेक करेंगे कि इनिशियल फेज अगर हमारे पास ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट का 90 डिग्री हो, मीन ऑब्जेक्ट अपनी मोशन को यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट करे, तो उस केस में हम ये 90 की वैल्यू इस फाई की जगह पे पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो फार्मूला बन जाएगा x इज इक्वल टू x0 कॉस ओमेगा टी प्लस 90, x इज इक्वल टू x0 कॉस ओमेगा टी प्लस 90। अब यहाँ पे एक फार्मूला है स्टूडेंट, उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, कोसाइन का ये फार्मूला है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अगर हम इसको ओपन करें तो ये इक्वल होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, ये फार्मूला है। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम यहाँ पे सेम, बाकी ये टर्म सेम लिखते, लेकिन यहाँ पे हम उसको प्लस लगा देते। अब यहाँ पे सपोज करें ये हमारे पास अल्फ़ा है, ये वाली टर्म ओमेगा टी, और ये हमारे पास बीटा है, और इस पर ये x0 को यहाँ पे बार ब्रैकेट में लिखते हुए इसके ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दें। तो अगर हम इस पर ये फार्मूला अप्लाई करते हैं तो ये फार्मूले को हम यूँ लिखेंगे इस इक्वेशन को, x इज इक्वल टू x0 इंटू कॉस अल्फ़ा कितना है यहाँ पे ओमेगा टी इंटू कॉस बीटा कितना है यहाँ पे 90, यहाँ पे प्लस है चूँकि तो यहाँ पे फार्मूले में माइनस आएगा, साइन अल्फ़ा कितना है ओमेगा टी इंटू साइन बीटा कितना है यहाँ पे 90 डिग्री। इसको डायरेक्ट यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या चीज़ कैंसिल हो रही है और किस चीज़ को रिटेन करेंगे हम नेक्स्ट।
cos 90 0 के इक्वल होता है तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। sin 90 1 के इक्वल होता है तो यहाँ पे ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये सारी चीज़ क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो हम इसको डायरेक्ट अगर लिखें तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x0 0 माइनस साइन ओमेगा टी इंटू साइन 90 1 के इक्वल है, ये बनेगा रिलेशन। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x0 इंटू माइनस साइन ओमेगा टी। तो हम इसको रीअरेंज करके लिखें तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस x0 साइन ओमेगा टी। इसको इक्वेशन बोल दें आप लोग 3 0 t/4 t/2 3t/4 और t, ये तमाम वैल्यूज़ बारी बारी इसमें हम t की जगह पे पुट करेंगे और उसी हिसाब से अपना ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब सबसे पहले चेक करते हैं जब हमारे पास टाइम 0 हो, t 0 हो अगर हमारे पास, when t is equal to 0 तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस x0 इंटू साइन ओमेगा हमारे पास 2 पाई ओवर टी, और यहाँ पे t की वैल्यू हमारे पास चूँकि 0 है, ये सारा फैक्टर 0, साइन 0 0 के इक्वल होता है, 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगी। मीन्स दैट अगर इनिशियल फेज़ 90 डिग्री हो तो उस केस में जब टाइम 0 सेकेंड्स हो तो उस केस में जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगा 0 सेकंड पे वो 0 के इक्वल होगा। तो ये वाला पॉइंट आएगा हमारे पास 0 पे। तो t अगर हमारे पास हो जाए कितना, t इज इक्वल टू t/4 के इक्वल हो, तो ये चीज़ हम इस इक्वेशन 3 में पुट करते हैं t की जगह पे। तो x किसके इक्वल होगा, x इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस x0 साइन ओमेगा की वैल्यू 2 पाई ओवर t, और यहाँ पे स्मॉल t किसकी इक्वल है, t/4 है, तो t से कैंसिल 2 1 2 2, ये इसका आंसर बनेगा माइनस x0 साइन पाई ओवर 2। x इज इक्वल टू माइनस x0 साइन पाई/2 1, तो ये हो जाएगा माइनस x0। मीन्स दैट जब टाइम इंटरवल t/4 होगा तो उस केस में इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट माइनस x0 के इक्वल होगा। तो टाइम t/4 ये वाला पॉइंट है, इसमें डिस्प्लेसमेंट माइनस x0 मीन ये वाला नीचे है, मेन पोजीशन से बिलो है, ये वाला पॉइंट मिलेगा हमारे पास। मीन जब टाइम इंटरवल 0 है तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 0 है, और जब टाइम इंटरवल t/4 होगा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो हम इस ग्राफ को अगर यहाँ पे प्लॉट करें, डॉटेड लाइन लगाएं, ये इस तरह से ग्राफ है। अब नेक्स्ट देखते हैं जब टाइम इंटरवल हमारे पास t/2 होगा, t/2 पे कितना होगा हमारे पास इसका वैल्यू, x इज इक्वल टू माइनस x0 साइन ओमेगा टी है ना, ओमेगा कितना है 2 पाई ओवर t इंटू स्मॉल टी कितना है t/2 है, तो t से कैंसिल 2 2 से कैंसिल, तो ये साइन पाई हो जाएगा, तो x हो जाएगा हमारे पास माइनस x0 साइन पाई। साइन पाई मीन पाई 180 के इक्वल होता है डिग्री में, तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 180 0 के इक्वल होता है, तो मीन डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। जब हमारे पास टाइम इंटरवल t/2 होगा उस केस में इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना हमारे पास, जब इनिशियल फेज़ 90 डिग्री है वो हमारे पास 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखें टाइम इंटरवल हमारे पास t/2 पे डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा। इसको यहाँ पे डॉटेड लाइन से इस लाइन के साथ मिला, ये इस तरह से करा। अब नेक्स्ट देखते हैं टाइम इंटरवल 3t/4 हो हमारे पास, तो t इज इक्वल टू हमारे पास है 3t/4, तो उस केस में x की वैल्यू माइनस x0 साइन ओमेगा कितना है 2 पाई ओवर t, स्मॉल t कितना है 3t/4, t से कैंसिल 2 1 एंड 2 2s are 4, ये हमारे पास कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, x इज इक्वल टू माइनस x0 साइन 3 पाई ओवर 2,
x इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट माइनस वन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में एक्स नॉट हो जाएगा। मीन्स दैट जब टाइम इंटरवल 3t/4 होगा, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट 3t/4 पे पॉजिटिव मैक्सिमम एक्स नॉट होगा। तो ये वाला पॉइंट बन रहा है एक्स नॉट पॉजिटिव मैक्सिमम। यहाँ से आप ना इसको मिला दें स्लाइड को, ये वाला ग्राफ है। अब नेक्स्ट फाइनली टी पे अगर हम लोग बात करें, जब टाइम इंस्टेंट टी है तो उस केस में हमारे पास कैपिटल टी के इक्वल हो जाएगा टाइम पीरियड। तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट साइन ओमेगा कितना है 2 पाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी कैपिटल टी, टी से कैंसिल, तो साइन 2 पाई 0 के इक्वल होता है, तो ये रहेगा माइनस एक्स नॉट इंटू 0, तो ये रहेगा x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब टाइम t के इक्वल होगा तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना इंस्टेंटेनियस वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे t इंस्टेंट पे 0 के इक्वल होगा, तो ये वाला पॉइंट बनेगा। इसको अगर हम यहाँ पे मिला दें, ये वेरिएशंस जो है ना डिस्प्लेसमेंट में आ जाएंगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल, ये 0, तो ये ग्राफ बन जाएगा हमारे पास। अब अगर हम बात करें कि इनिशियल फेज़ जो है ना ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट का वो 180 डिग्री हो, मीन वो इस किसी पॉइंट से अपनी ऑसिलेशन स्टार्ट करे, तो उस केस में इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की क्या वैल्यूज़ होगी, या हमारे पास जो फेज़ है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ की किस तरह से वैल्यूज़ को डिफाइन करेगा, उसको भी हम ग्राफ की फॉर्म में यहाँ पे इलेबोरेट करेंगे। देखिए इनिशियल हमारे पास इफ़ द थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री देन x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी, फाई की जगह पे 180 पुट कर देंगे। अगेन ये कॉस ओमेगा टी प्लस 180 की जगह पे यही वाला फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये फार्मूला यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे। लेट्स सी, इसमें x हो जाएगा हमारे पास एक्स नॉट, ये अल्फ़ा है ये बीटा है, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा कितने ओमेगा टी कॉस बीटा बीटा कितने 180 डिग्री माइनस साइन अल्फ़ा ओमेगा टी साइन बीटा 180 डिग्री। x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी -1, ये सारी टर्म चूँकि साइन 180 0 होता है, ये 0 हो जाएगी। x इज इक्वल टू ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया माइनस एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी, इस इक्वेशन को आप 4 का नाम दें। अब जब इनिशियल फेज़ हमारे पास 180 डिग्री होगा तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का जो फार्मूला बनेगा वो ये होगा। अब इसमें हम डिफरेंट टाइम इंस्टेंट की वैल्यूज़ पुट करेंगे स्टूडेंट, 0 t/4 t/2 3t/4 और t, और यहाँ पे जो वैल्यूज़ हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की आएंगी उसको हम यहाँ पे ग्राफ की फॉर्म में प्लॉट कर देंगे। अब यहाँ पे इक्वेशन 4 को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब हमारे पास टाइम है जो t है वो 0 सेकेंड है, उस केस में क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट कॉस ओमेगा, t की वैल्यू 0 है तो ये 0 से मल्टीप्लाई होके ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, मीन कॉस 0 हो जाएगा 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो हो जाएगी माइनस एक्स नॉट इंटू 1, जो कि माइनस एक्स नॉट की इक्वल होगी। अगर टाइम इंस्टेंट 0 सेकेंड होगा तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो माइनस एक्स नॉट के इक्वल होगा। तो जब टाइम हमारे पास 0 है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट हमारे पास माइनस एक्स नॉट होगा, तो उसके लिए हमारे पास ये वाला पॉइंट बन रहा है, ये वाला पॉइंट बन रहा है। अब नेक्स्ट अगर हम टाइम चेक करें कि t हमारे पास कितना आता है, t अगर हमारे पास अब t/4 सेकेंड हो, ये सेकेंड टाइम इंटरवल यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो इस केस में कितनी वैल्यू होगी इसकी, x इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट कॉस ओमेगा किसके इक्वल होता है 2 पाई ओवर t, टाइम इंटरवल है t/4, तो t से कैंसिल 2 1 2 2, तो ये पाई ओवर 2 आ गया। x इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट कॉस पाई ओवर 2, जो कॉस पाई ओवर 2 होता है ये 0 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे इसकी ये सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई होके तो x की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई,
माइनस एक्स नॉट इंटू ज़ीरो, ये ज़ीरो आ जाएगा। मीन जब टाइम इंटरवल हमारे पास t/4 होगा, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट हमारे पास किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ पे t/4 ये टाइम इंटरवल है, इसमें डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा, तो मीन ये वाला पॉइंट बनेगा। अब इसको मिला लेते हैं दोनों पॉइंट्स को कि जब टाइम ज़ीरो है तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है नेगेटिव में, और टाइम t/4 है तो ये ज़ीरो हो गया है। इसको डॉटेड लाइन की फॉर्म में आप यहाँ पे मिला दें। टाइम इज इक्वल टू t/2, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट कॉज ओमेगा टी। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करनी है, x इक्वल टू माइनस एक्स नॉट कॉज ओमेगा होता है 2π/t, स्मॉल डी कितने हैं, t/2 है, तो ये 2 से कैंसिल, t से कैंसिल, तो ये हमारे पास हो गया x इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट कॉज पाई, -1 के इक्वल होता है। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स नॉट इंटू -1, माइनस प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी प्लस एक्स नॉट। ये कोई पॉइंट हमें मिलेगा, तो इसको आगे ग्राफ को एक्सटेंड कर दें। सबसे पहले ये मिसिंग हो गया, थोड़ा सा इसको लिख लें t/4। अब ये इस ग्राफ को यहाँ पे ले आएं, ये ग्राफ। अब नेक्स्ट उसी तरह से टाइम इंटरवल हमारे पास 3t/4 पे चेक करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट कॉस ओमेगा होता है 2π/t, टाइम है 3t/4, t से कैंसिल 2 1 2 2, ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट, ये बनेगा कॉस 3π/2, कॉस 3π/2 मीन 270 कॉस कितना होता है, ये 0 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। मीन जब टाइम इंटरवल 3t/4 होगा तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे ये 3t/4 पे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, मीन ये कोई पॉइंट बनेगा। अगर इसको हम यहाँ पे मिलाएं तो यहाँ पे ये डॉटेड लाइन से इसको मिला लें, ये कोई लाइन बनेगी। अब नेक्स्ट फाइनली अगर हम लोग चेक करते हैं जब टाइम t सेकंड होगा तो उस केस में क्या बनेगा इसका वैल्यू, मीन जब टाइम t सेकंड होगा, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं x इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट कॉस ओमेगा होता है 2π/t, और ये हमारे पास इक्वल हो गया इंटू t 0, ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट कॉस 2π होता है 1 के इक्वल, तो ये x की वैल्यू हो गई हमारे पास माइनस एक्स नॉट, तो ये माइनस एक्स नॉट t पे हमारे पास ये वाला कोई पॉइंट बनेगा। इसको आगे ग्राफ को एक्सटेंड कर लें, यहाँ पे भी थोड़ा सा रेज हो गया है, t लिखना है, ग्राफ को आगे एक्सटेंड कर लें। यहाँ पे डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स के ऊपर हमने फेज़ की वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करके इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया है, फिर उसको ग्राफ की फॉर्म में विद रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पे इलेबोरेट किया है। अब अगर हम बात करें कि इसकी डेफिनेशन पे हमने बात की थी कि ये हमें डायरेक्शन भी बताता है, डिस्प्लेसमेंट भी बताता है। डिस्प्लेसमेंट को आपने फाइंड किया, डायरेक्शन कैसे बताएगा, डायरेक्शन आप देख सकते हैं इसकी कि किसी भी एक ग्राफ को ले लें, ये इनिशियल फेज़ 90 डिग्री पे अगर हम बात कर लें कि यहाँ पे 0 डिग्री जब हमारे पास टाइम 0 था, उस केस में ये अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे है, मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएगा, नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन पे जाएगा, मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जाएगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम से दोबारा किस पे आएगा, मीन पे आएगा। मीन ऑब्जेक्ट जो ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है उसके डिस्प्लेसमेंट का आइडिया लगा के ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह से हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे मीन पे है तो फिर वो आया पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जाएगा या नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएगा। ये चीज़ हमें
डायरेक्शन बता रही है और ये हमें कौन बता रहा है, ये हमें फेज़ बता रहा है, थीटा ये चीज़ डिफ़ाइन कर रहा है। एक लास्ट में हम एक बात और करते हैं कि अगर हम यहाँ पे चेक करें, जब हमारे पास इनिशियल फेज़ 0 डिग्री है तो उसके लिए ये ग्राफ है, जब हमारे पास इनिशियल फेज़ 180 डिग्री है तो उसके लिए ये ग्राफ है। ये दोनों ग्राफ्स को अगर आप कंपेयर करें तो ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के अपोजिट में आ रहे हैं। मीन्स दैट यहाँ पे जो इनिशियल फेज़ है वो 0 डिग्री है और यहाँ पे जो इनिशियल फेज़ है 180 डिग्री है, तो दोनों केसेस में जो फेज़ डिफरेंस बन रहा है वो 180 डिग्री है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो ऑसिलेशंस के दरमियान में फेज़ डिफरेंस 180 डिग्री होगा तो वो ऑसिलेशंस आउट ऑफ फेज़ कहलाएंगी। सेम अगर हमारे पास यहाँ पे हम इनिशियल फेज़ जो था वो 360 डिग्री कंसीडर कर लेते हैं, तो अगर हमारे पास दो ऑसिलेशंस के दरमियान में फेज़ डिफरेंस 0 डिग्री हो या 360 डिग्री हो तो वो ऑसिलेशंस इन फेज़ होगी। इसका क्या मतलब होगा कि अगर हम यहाँ पे इनिशियल फेज़ 360 डिग्री लेते तो उसका ग्राफ भी सेम इसी तरह से प्लॉट होगा। तो अगर हमारे पास दो ऑसिलेशंस एज ए टू, दो ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहे हो, दोनों एक्सट्रीम पे आए, दोनों ही मीन पे आए, दोनों ही नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएं, तो ये वाली ऑसिलेशन होती हैं इन फेज़। और अगर दो ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहे हो, एक एक्सट्रीम पॉजिटिव पे हो, एक नेगेटिव पे हो, तो वो कैसे होते हैं, आउट ऑफ फेज़ ऑसिलेशन कहलाती हैं। तो यहाँ पे 180 डिग्री फेज़ डिफरेंस पे जो हमारे पास ऑसिलेशंस होंगी वो आउट ऑफ फेज़ होंगी और 0 या 360 पे जो होंगी वो कैसी होंगी, इन फेज़ होंगी। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन टॉपिक जिसमें हम लोगों ने फेज़ से काफ़ी डिटेल में बात की है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक मैं समझाने में कामयाब रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।